जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट आप नहीं करते, मुझे पता है। और बहुत अच्छा सा आप काम कर रहे हैं। मैं असल में बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ और मैं आपके बारे में बड़ी अच्छी राय रखता हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि जो आपके बारे में राय रखी जाती है आप उस पर पूरा उतरें। तो चलें, आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 12 MCQs ही हम कर रहे थे। और अब हम MCQs का तीसरा पोर्शन जो है वो करने लगे हैं। चैप्टर 12 को मैंने असल में 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। आज मैं थर्ड पोर्शन आपको इंशाल्लाह का करवाने लगा हूँ। तो चलें, अपने बगैर टाइम वेस्ट किए अपने मेन जो विंडो है उसकी तरफ जाते हैं। और वो है हमारे पास ये। जी, आपको नज़र आ रहा है? जी, ये है आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमारे पास अगेन 5 टॉपिक्स हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और अगेन वही बात, अगर आप इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो सारी बात है, आपके पास इन टॉपिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए और आपको इनमें जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। चलें, बढ़ते हैं कैपेसिटर की तरफ। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। अब जानते हैं इसका ऐसा यूनिट होता है फैरड। 1 फैरड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। ये कैसे आएगा? हम जानते हैं कैपेसिटेंस का ये बेसिक फार्मूला होता है। यहाँ से कैपेसिटेंस की जगह आपने फैरड लिख लिया, चार्ज कूलम और पोटेंशियल की जगह वोल्ट आ गया, तो कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट। कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट। असल में इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर को जब हम फुली चार्ज कर देते हैं तो डायरेक्ट करंट यानी बैटरी जो आपने अटैच की हुई है उसकी वजह से जो करंट है उसका फ्लो रुक जाता है। अब इसका जो इसकी जो थ्योरी है वो मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर 16 में, जब मैं आपको कैपेसिटर के साथ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करके बताऊंगा कि वो उसका फ़्लो कैसा है कैपेसिटर के थ्रू, तो फिर आपको इन दोनों में जो कंपैरिजन है वो आप कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अभी आप बिल्कुल का सिर्फ आंसर याद रखें, जितनी आपको बातें बता चुका हूँ सिर्फ उतनी बातें याद रखें। इंशाल्लाह चैप्टर 16 में जाके हम मज़ीद इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अगले टॉपिक का। When air is used between the plates of parallel plate capacitor, then its capacitance is A epsilon naught over D। ये आपने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला निकाला था। इसके बाद अगले टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। जानते हैं कि जब कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाता है तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा होता है, और उसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मैंने आपको ये टॉपिक बताया था। अगर आपको अभी कोई बातें कंफ्यूज कर रही हैं या समझ नहीं आ रही तो आप वो जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाली वीडियो है उसको बड़े गौर से देख लें, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म अ डाइपोल। ये भी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाले टॉपिक में हमने बात की थी। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स पोलराइज्ड। ये भी उसी टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। कैसे डिक्रीज करती है? हमने ये बात की थी कि फ़र्ज़ करें ये कैपेसिटर है जिसको आपने चार्ज किया हुआ है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। फ़र्ज़ करें मैं उसे ई से ज़ाहिर कर देता हूँ। और जब हमने इसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो पोल्स बने, डाइपोल्स बने, वो किस तरह बने? नेगेटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ उनका पॉजिटिव हिस्सा था और पॉजिटिव प्लेट की तरफ उनका नेगेटिव हिस्सा था। तो ये जो डाइपोल्स हैं ये अपीयर हो गए। ठीक है। अब हुआ क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट वर्ड है तो जो डाइपोल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट वर्ड आ रही है, जो मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई प्राइम से जाहिर कर देता हूँ। अब ये ई प्राइम एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई उसको अपोज कर रही है, जिसकी वजह से ई की जो वैल्यू है उसमें कमी आएगी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ये बात पहले हो चुकी है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है उसका पहला क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का बेसिक फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। ये आपने डिराइव किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर।
इसका आपने फार्मूला बनाया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। ये आपने इसका फार्मूला जो है वो देखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं। बेटा एनर्जी डेंसिटी जो है का ये फार्मूला था, आपने पढ़ा था। अब ये चीज़ें कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कह रहा है इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमने उस टॉपिक में की थी। नेक्स्ट है जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें देखें सबसे पहले इन द टाइम कांस्टेंट आर सी सर्किट ऑफ आर सी सर्किट हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड आउट ऑफ मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट। हम जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट वाले टाइम में कितना चार्ज स्टोर होता है 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम 0.63 क्यू नॉट। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज टाइम। हम जानते हैं कि E जो है ये आर सी के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 द चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन आर सी यानी टाइम कांस्टेंट। सेकंड डिवाइडेड बाय ओहम इज इक्वल टू फैरड। ये कहाँ से आएगा? यही रिलेशन जो भी हमने लिखा था, यहाँ से C इक्वल आ जाएगा T/R के। अब आप इसके यूनिट लिखें। टाइम का सेकंड है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम और कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? फैरड। तो ये आपके पास आ गया फैरड इज इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय ओहम। जी, तो ये था आपका आज का लेक्चर। ठीक हो गया। तो बेटा हमने अपना जो टॉपिक है आज का वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने चैप्टर 12 के जो MCQs हैं, चैप्टर 12 के बेसिकली मैं 3 पोर्शन बनाए थे। हमने उसमें थर्ड पोर्शन जो है वो किया है। मुझे उम्मीद है आपको कोई ऐसी बात नहीं रह गई होगी जो कंफ्यूज कर रही हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजिंग बात रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 13 जो है वो शुरू करेंगे। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।